नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जो यकृत ग्रंथि होती है उसकी फुल चर्चा करने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यकृत ग्रंथि का पूरा पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा। सबसे पहले आप याद रखो, जो यकृत ग्रंथि होती है इसका जो उद्भव है वो भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है। इससे होता है भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है। और इसका जो वजन होता है यकृत ग्रंथि का वो होता है 1.2 kg से 1.5 kg, यानी कि 1200 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक इसका वजन होता है। और जो यकृत ग्रंथि है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये भी कहा जाए कि यह शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ये ध्यान रखें। और जो है ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, ये भी लिखा जाए प्रश्न में तो उत्तर एक ही होगा, यकृत ग्रंथि। कौन सा होगा? यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, क्योंकि जो बाह्य अंग होता है वो होता है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पूछे तो भी ये यकृत ही है। और शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कोई पूछे तो भी यकृत ग्रंथि है। तो यकृत ग्रंथि होती है। अब हम यकृत ग्रंथि जो है, इस यकृत ग्रंथि के बारे में आगे इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है। यकृत ग्रंथि जो है वो इस प्रकार होती है, समझना आप। इस प्रकार यकृत ग्रंथि में मुख्यतः दो पालियां होती है। डायाफ्राम जो होता है उसके नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तनुपट्ट या डायाफ्राम या मध्यपट्ट जिसको कहते हैं, जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग अलग करता है। ये उदर गुहा में होगी। यकृत ग्रंथि कहाँ होगी? उदर गुहा में होगी। और उदर गुहा में इस तरफ तो बाईं तरफ तो हो जाता है अमाशय, और दाईं तरफ होती है डायाफ्राम के नीचे कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि में दो पालियां पाई जाती है। एक पाली जो होती है उसको बोलते हैं, ये होती है दाईं पाली, और ये होती है बाईं पाली। बाईं पाली। अब यहां से एक नली निकलती है। इस नली जो ये पाली है दाईं पाली, यहाँ से एक नली निकलती है, यहाँ से भी एक नली निकलती है। ये दोनों नलियां हैं वो एक तो बाईं पाली से और एक दाईं पाली से निकलती है। इनको बोलते हैं, इसको बोला जाता है बाईं यकृत, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। तो ये जो जो बाईं पाली होती है वहां से जो नली निकलती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। और जो ये दाईं पाली होती है यहाँ से जो नली निकलती है इसको बोलते हैं राइट हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? राइट हिपेटिक डक्ट। क्या बोला जाता है? राइट हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। ये दोनों नलियां आपस में मिलकर एक नली का निर्माण करती है, जिसे कॉमन हिपेटिक डक्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ये समझो आप, दोनों नलियों के मिलने से बनी है कॉमन हिपेटिक डक्ट। जो दाईं पाली होती है इसके नीचे एक हरे रंग का अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर से पित्ताशय वाहिनी निकलकर इससे जो कॉमन बाइल डक्ट होती है इसके साथ में संयुक्त हो जाती है। किसके साथ? कॉमन बाइल डक्ट के साथ संयुक्त हो जाती है। कौन? पित्ताशय से निकलने वाली वाहिनी। ये पित्ताशय से निकलने वाली जो वाहिनी होती है इसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? सिस्टिक डक्ट।
तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर जो संरचना बनाती है उसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये याद रखो आप। कॉमन बाइल डक्ट जो होता है इसको डक्टस, एक और नाम दिया जाता है इसको, डक्टस कोलोडोकस, डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। ये ज्ञान रखिए, इतना सा ही। अब जो है यकृत ग्रंथि जो होती है, यकृत ग्रंथि की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोई पूछे आपको, भाई ये इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, अगर कोई इसकी इकाई पूछे, इकाई, तो आप बताना। जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है यकृत पालिका। क्या होती है? यकृत पालिका होती है, याद रखोगे आप। यकृत पालिका जो होती है लिवर लोब, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इसको ये इसके बारे में याद रखना, ये क्या होती है? षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय होती है। यकृत का निर्माण इन यकृत पालिकाओं से होता है। अब आप आगे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो दाईं पाली होती है बड़ी होती है और बाईं पाली छोटी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों के अतिरिक्त दो पालियां और होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, यहाँ चित्र के अंदर पाई जाती है। तो मुख्यतः तो दो ही पालियां हैं, इसके अतिरिक्त दो पालियां और होती है। उनको क्या बोलते हैं? एक का नाम होता है, मैं ये लिख रहा हूँ, एक का नाम होता है कोडेट और एक का नाम होता है क्वाड्रेट। क्या नाम होता है? क्वाड्रेट। है ये क्वाड्रेट। ठीक है। तो ये इसके अंदर पालियां पाई जाती है। अब हमें यकृत ग्रंथि जो है इसके अंदर एक क्षमता पाई जाती है, ये भी याद रखोगे। इसके अंदर पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता। इसका क्या मतलब है रीजनरेशन का? कि जो खोए हुए अंग का वापस आना पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन कहलाता है। तो कभी कोई यकृत ग्रंथि का कुछ पार्ट है वो खराब हो गया तो उसको काट कर हटा दिया जाता है और वो वापिस से वो पार्ट बन जाता है। इसके अंदर क्षमता होती है यकृत कोशिकाओं के अंदर, किसकी? पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। खोए हुए अंग का जो होती है छिपकली की पूंछ, उसी तरह इसके अंदर भी ये टूटा हुआ पार्ट है वो वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। एकमात्र ऐसा अंग है जिसके अंदर पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। अब आगे आपको ध्यान रखना इसके कार्यों के बारे में। सबसे पहले इसमें कार्य याद रखना आपको, जो यकृत ग्रंथि होती है ये किसका निर्माण करती है? हिपेरिन प्रोटीन होती है। ये हिपेरिन प्रोटीन होती है, रक्त प्रतिस्कंदक होता है। क्या होता है? रक्त प्रतिस्कंदक होता है, याद रखोगे। हिपेरिन जो प्रोटीन होती है ये रक्त प्रतिस्कंदक होती है। ये क्या करती है? जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, हमारी रुधिर वाहिनियाँ, धमनियाँ और शिराएँ, उनके अंदर जो ब्लड प्रवाहित होता है उससे ब्लड का थक्का जमने से या ब्लड को जमने से रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हिपेरिन के द्वारा किया जाता है। ये याद रखोगे आप। हिपेरिन है, इसके कारण है वो रक्त है वो अंदर फ्रीजिंग नहीं हो पाता है। कहाँ पर? रक्त वाहिनियों के अंदर थक्का भी नहीं बन पाता अंदर। कौन? हिपेरिन रक्त प्रतिस्कंदक पाया जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। ये याद रखना आपको। इसके अलावा यकृत ग्रंथि जो होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं कुपर कोशिकाएं। विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं कुपर कोशिकाएं। जो कुपर कोशिकाएं होती है, जो कुपर कोशिकाएं होती है महापक्षकाणु कोशिकाएं होती है। क्या होती है? महापक्षकाणु कोशिकाएं होती है। ये याद रखोगे, महापक्षाणु कोशिकाएं होती है जिनको हम मैक्रोफेज कहते हैं। जो कुपर कोशिकाएं होती है ये जो जीर्ण शीर्ण जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, यानी कि बुढ़ी हो गई, जिनका जीवन काल है वो 120 दिन हो गया, जीर्ण शीर्ण लाल रक्त कणिकाएं, उनका अपघटन करने का काम कौन करती है? कुपर कोशिकाएं करती है। इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं या कीटाणु जो होते हैं उनका भक्षण करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कुपर कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। याद रखना, कुपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यकृत ग्रंथि में पाई जाती है, जो महाभक्षकाणु या मैक्रोफेज की भांति व्यवहार करती है। आरबीसी का भी अपघटन करती है और जीवाणु रोगाणु का भी भक्षण कर लेती है, उनको खत्म कर देती है। यकृत का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि ये भ्रूणावस्था के अंदर, कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था के अंदर ये आरबीसी यानी कि रक्त का निर्माण करता है। आरबीसी का निर्माण है वो कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है?
भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? यकृत ग्रंथि के अंदर होता है, यकृत ग्रंथि के अंदर होता है, याद रखोगे। कहाँ पर होता है? यकृत ग्रंथि के अंदर होता है। और इसके अलावा चलो देखो आगे, अब यकृत जो ग्रंथि होती है इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। यकृत जो ग्रंथि होती है इसमें ध्यान रखना, यकृत ग्रंथि में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का क्या होता है? निर्माण होता है। यूरिया रक्त से अलग कहाँ होती है? किडनियों में अलग होती है, वृक्कों के अंदर अलग होती है। यकृत ग्रंथि के अंदर यूरिया का निर्माण किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2। और जो यूरिया है इसको बनाने के लिए दो अमोनिया के अणु, याद रखें आप, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। दो अमोनिया के अणु चाहिए, एक CO2 का अणु चाहिए और इसके अंदर 3 ATP के अणु चाहिए। ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर NH2 दो दिखाई दे रहा है, तो दो अमोनिया के अणु, CO दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर याद रखना एक CO2 अणु, और ये कितना है? 1 2 और 3, तो 3 ATP के अणु चाहिए। ये याद रखोगे आप यूरिया बनाने के लिए। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत ग्रंथि के अंदर होता है, इसको हम यूरियोजेनेसिस कहते हैं। अब 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक याद रखो आप, ग्लूकोनियोजिनेसिस या जेनेसिस। ये क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? यकृत ग्रंथि एक महत्वपूर्ण काम करती है। वसा अम्ल और जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल जो होते हैं ये ग्लूकोज में चेंज, इस क्रिया के द्वारा किस में चेंज होते हैं? ग्लूकोज के अंदर चेंज होते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? याद रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब नियो नाम आए ना तब याद रखना वसा अम्ल और एमिनो अम्ल है वो किस में चेंज होते हैं? ग्लूकोज में चेंज होते हैं। और एक आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस। क्या याद रखना है? ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये क्या होता है? इसमें जो ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है इसके अंदर? याद रखें, इसके अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है। किस में टूटता है? ग्लूकोज के अंदर टूटता है। किसके अंदर टूटता है? ग्लूकोज के अंदर टूटता है। एक आपको याद रखना है ग्लाइकोजेनेसिस, केवल इतना लिखा है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कि जो ये ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज से किसका निर्माण होगा? ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। ग्लूकोज से किसका निर्माण होगा? ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। ये 3 क्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। ग्लूकोनियो जब लिखा है तो इसका मतलब होता है वसा अम्ल एमिनो अम्ल किसमें चेंज होते हैं? ग्लूकोज में। और जो ग्लाइकोलाइसिस आए तो इसका मतलब है ग्लाइकोजन टूटेगा। लाइसिस का मतलब टूटेगा। किसमें टूटेगा? ग्लाइकोजन। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन बनेगा। जेनेसिस का मतलब बनेगा। तो ग्लूकोज है वो किसमें चेंज होता है? इसमें ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो यकृत ग्रंथि के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो यकृत ग्रंथि होती है ये विटामिन जो ए होती है उसका संश्लेषण भी करती है और संचय भी करती है। संश्लेषण भी करती है और संचय, स्टोरेज भी इसी के द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 तो विटामिन जो डी होती है इसका संचय किया जाता है। याद रखें ये 2 चीजें। विटामिन ए का क्या किया जाता है? संश्लेषण और संचय दोनों किया जाता है। विटामिन B12 और विटामिन डी इनका क्या किया जाता है? संचय किया जाता है यकृत ग्रंथि के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं जो यकृत ग्रंथि होती है इसके और क्या काम होते हैं। तो यकृत ग्रंथि जो होती है इसके और क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन है वो यानी कि जो विषालु पदार्थ होते हैं, विषैले जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका निराविषीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? निराविषीकरण किया जाता है यानी कि उनको जहरीले पदार्थों को सामान्य पदार्थों में बदला जाता है, यानी उनका जहरीलापन है वो खत्म किया जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ ध्यान रखें आप, जो यकृत ग्रंथि की कोशिकाएं होती है उनके अंदर पाई जाने वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये काम करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
चिकनी अंतर्द्रवी जालिका ये काम करती है, ये याद रखें आप। अब हम आगे बात करते हैं, जो यकृत ग्रंथि होती है इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? पित्त रस का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। और बाइल जूस का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। पित्ताशय के अंदर होता है। किसका? जो बाइल जूस पित्त रस होता है उसका संचय कहाँ होता है? कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर बताना है। पित्त रस है ये आपके क्षारीय प्रकृति का द्रव्य होता है। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का द्रव्य होता है। और याद रखें, जो पित्त रस है इसके अंदर पित्त लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण पाए जाते हैं और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णकों की बात करें तो जो पित्त वर्णक होते हैं इन पित्त वर्णकों के नाम याद रखना है। एक का नाम होता है बिलीरुबिन और एक का नाम होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं ये पित्त वर्णक होते हैं। बाइल पिगमेंट कहा जाता है। पता है आपको कि इनकी सांद्रता शरीर के अंदर बढ़ने पर पीलिया रोग हो जाता है, जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं। आंखें पीली दिखाई देती है, त्वचा पीली दिखाई देती है, मूत्र भी पीले रंग का, हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये पित्त वर्णक होते हैं। ये कहाँ से बनते हैं? तो आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है उसके विघटन से बनते हैं, याद रखना है आपको। तो पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण की बात करें तो ये पित्त लवण जो होते हैं वो टोरोकोलेट है, ग्लाइकोकोलेट है, टोरोकोलेट है, ये ग्लाइकोकोलेट है। इसके अलावा लेसिथिन है और कोलेस्ट्रॉल, इनकी मात्रा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल इनकी मात्रा इनके अंदर पाई जाती है। ये पित्त लवण होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं। तो पित्त रस है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, याद रखना है। पित्त रस के अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस जो होता है इसके अंदर पित्त वर्णक, पित्त लवण आदि चीजें पाई जाती है, कोई एंजाइम नहीं होता। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वसा का पायशीकरण करना। मुख्य काम है वसा का पायशीकरण करना। पायशीकरण क्या होता है कि जो वसा होती है उसकी जो बड़ी बड़ी बूंदिकाएं होती है, बड़ी बड़ी जो अणु होते हैं उनके ऊपर लाइपेज एंजाइम में वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो ये जो पित्त लवण होते हैं इनका पायशीकरण करके इनको छोटी छोटी बूंदों के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देता है, जिसे बोला जाता है पायशीकरण। इसके बाद में जो लाइपेज एंजाइम होता है वो सही ढंग से इनके ऊपर काम कर पाता है। ये याद रखो, वसा का पायशीकरण करता है, न कि वसा का पाचन करता है। वसा के पाचन में सहायता जरूर करता है, ये पाचन नहीं करता है। तो ये आपको लाइपेज ये इसके बारे में याद रखना है। किसके बारे में? पित्त लवणों के बारे में, पित्त रस के बारे में। और अब जो आगे मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको कि ये जो ग्रहणी होती है उसका क्षारीय माध्यम बनाता है, ताकि जो अग्नाशय रस के एंजाइम होते हैं उनको कार्य करने के लिए सही माध्यम मिल सके। अम्लीय माध्यम वो काम नहीं कर पाते, क्षारीय माध्यम बनाने का काम करता है पित्त रस। तो ये काम होता है किसका? पित्त रस का। अब आपको ध्यान रखना है जो यकृत ग्रंथि है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज, हमारी जो रक्त की प्लाज्मा होती है उसके अंदर दो प्रोटीन पाई जाती है, और भी प्रोटीन होती है। दो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ मैं, फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन, और एक प्रोटीन का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है इनका निर्माण है वो यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रुधिर स्कंदक जो कारक होते हैं ब्लड का थक्का बनाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए जो कारक होते हैं उनका निर्माण भी यकृत ग्रंथि के अंदर होता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इनका जो रुधिर के अंदर, रुधिर का थक्का बनाने वाली प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, इनका निर्माण है वो यकृत ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और जो यकृत ग्रंथि होती है इसके बारे में एक चीज़ और याद रखनी है, जो इसके अंदर यूरिया का निर्माण होता है वो अमोनिया से यूरिया का निर्माण जो होता है वो एक चक्कर इसके अंदर चलता है जिसका नाम है ऑर्निथिन या ऑर्निथिन चक्कर। ये याद रखोगे आप। कौन सा चक्कर? ऑर्निथिन चक्कर। इसके द्वारा अमोनिया से किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो ये वीडियो है जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।